Assalamu alaikum, my dear friends. Today, my topic is part of speech and difference of the rule of in grammar. In difference rule of grammar. How many kinds of part of speech? 8 kinds of part of speech. Eight kinds of part of speech. Noun is the name of anything. You should not have to remember the definition of noun, but you should understand how to, how to understand the word, meaning of word, yeah, how identified the word, that word is noun or verb. Noun is the name, but four kinds of there are other 4 kinds of noun. There are 4 other kinds of noun. We will define that in next lecture. Today I today we are learning. Today we are trying to understand the how to make the structure of sentence. How we understand the how we understand the how we identify the word. That word is used in sentence is noun or verb or adverb or adjective. So today our topic is that very easy, very easily you will know. तुम इजी वे में जान सकते हो. ये जो टीचर हमें सिखाती है ना, वो भी अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है, लेकिन आज जो मैं ट्रिक लाया हूँ आपके लिए, वो बहुत इजी ट्रिक है. और वो अगर एक बार आपके जहन में बैठ गई और आपको वो समझ में आ गई, तो मैं कहता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलने से और लिखने से कोई भी नहीं रोक सकता. वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, अगर उसमें थोड़ी सी गलती बोलने में और लिखने में हो गई तो ये बड़ा इशू नहीं है. लेकिन मेन बात ये है कि अगर कोई सेंटेंस, कोई फ्रेज और कोई क्लास और कोई वर्ड लिखा हुआ है किसी भी जगह पर, तो उसको किस तरह डिफाइन करें, उसको किस तरह समझें कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन. और यह भी इसमें इजी वे में समझाया गया है. जो अभी मैं वे आपको समझा रहा हूँ, ये भी इजी वे है कि आप कमाल कर दोगे ना, आप इंग्लिश को समझ जाओगे. आज के बाद आपको इंग्लिश अगर ये ट्रिक समझ में आए तो आज के बाद आपको इंग्लिश में कोई बुक्स वगैरह समझने के लिए नहीं यूज़ करना पड़ेगा.
लेकिन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो मैं आपको नहीं करवा सकूँगा कि देखो एक नाउन है, नाउन के 4-5 काइंड है, क्योंकि ये अभी जो है ना वो रटना नहीं है, वो समझना है कि अगर नाउन के 4 काइंड्स हैं, चलो ठीक है, नाउन का मतलब क्या होता है? नेम मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग। अगर नाउन का जो भी किस्म है, अगर उसका नेम होगा तो हम तो उसको नाउन ही कहेंगे। अगर नाउन का नेम नहीं होगा तो फिर तो हम उसको प्रोनाउन ही कहेंगे इजी वे में। फिर तो वो प्रोनाउन ही होगा। अगर प्रॉपर नाउन है, अगर कॉमन नाउन है, वो तो नेम है। अगर वो नहीं होगा तो फिर तो प्रोनाउन ही होगा। ये भी आप समझ गए आज के बाद कि नाउन नेम होता है, अगर नेम नहीं है और चीज़ का कुछ डिफरेंट तो प्रोनाउन होता है। तो ये भी आपको क्लियर, 2 पार्ट ऑफ स्पीच आपको क्लियर हुए 1 मिनट में। अब आते हैं, अगर इसी नाउन को डिफाइन करें, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, अगर नाउन के नंबर्स, अगर नाउन की बात हो तो आप तो समझ जाएंगे। नाउन की बात हो तो फिर नाउन की बात होगी तो फिर एडजेक्टिव, अगर उसको डिफाइन करा है, उसकी कोई भी क्वालिटी क्वांटिटी अगर उसकी बता, अगर नाउन के बारे में कोई भी एडिंग होती है, स्मार्ट बॉय या ऐसा कोई भी हो जो नाउन को एक्सटेंड करता हो, नाउन के मीनिंग में एडिंग करता हो, तो वो एडजेक्टिव होता है। वो एडजेक्टिव होता है। आपके 3 जो है पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। अब बात आती है वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वर्ब की मीनिंग है कोई काम, वर्क। फॉर एग्जाम्पल वर्ब की मीनिंग है कोई काम या वर्क। तो अगर इसकी एडिंग में कोई माना दे, उससे क्या कहते हैं हम? एडिशनल को मीनिंग दे तो हम उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब अगर वर्ब की एडिशनल माना दे तो एडवर्ब होता है। अगर नाउन और प्रोनाउन की जो एडिशनल मीनिंग देता है तो वो एडजेक्टिव होता है। कितना इजी वे में आप समझ सकते हैं, क्योंकि याद करने की ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ बात समझने की है, कैसे समझा जाए। अगर आप सेंटेंस में बात समझ गए कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, तो फिर आप मीनिंग सेंटेंस की इजी वे में निकाल सकते हैं और क्लियर वो समझ भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। अगर ये बात आपको नहीं आती तो फिर अब तो कितने भी बुक पढ़ लेना, वो समझ में नहीं आएगी। ये बात मैंने आपको इजी वे में और जो है थोड़े टाइम में समझाई कि क्या कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन तो देखो ना, जो इस सेंटेंस को आपको तो पता है, तो कनेक्ट कंजक्शन किसको कनेक्ट करता है? फ्रेज को क्लास को सेंटेंस को कंजक्शन कनेक्ट करता है। इंटरजेक्शन और जो प्रीपोजिशन होती है वो सबको, क्योंकि अगर एडजेक्टिव को नाउन के साथ कनेक्ट करना है तो फिर भी प्रीपोजिशन आएगी। अगर आप जो है वो नाउन को, अगर नाउन से फिर भी कभी कभी यूज़ होता है प्रीपोजिशन का यूज़ तो होता है अक्सर जो है ना वो वर्ड को, इसकी मीनिंग, इसकी जो डेफिनेशन क्या है, जो वर्ड के साथ ऐड करे या कनेक्ट करे, वो 2 वर्ड को जो कनेक्ट करे वो प्रीपोजिशन होता है, और जो सेंटेंस क्लास को कनेक्ट करे वो कंजक्शन होता है। बात इजी है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी और अंडरस्टैंडिंग की जो भी बात है वो हम क्लियर करते हैं, फिर कर रहे हैं, फिर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। सेंटेंस को जब समझ जाएंगे तो इजी वे में प्रीपोजिशन है ये, ठीक है। अगर आपके ये जो है ना
नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गई। आपके ये जो ना सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। अब हम आते हैं ग्रामर रूल के पास। देखो ना, पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप नाउन है तो ग्रामर के रूल क्या है? ग्रामर के रूल हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये क्या है? रूल ऑफ ग्रामर है। क्योंकि यहाँ तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, उसको कैसे समझना है, उसको वो कौन पार्ट ऑफ स्पीच किसको कनेक्ट करता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ यूज़ होता है, ये तो हमने यहाँ से सीखा। लेकिन अब एक ग्रामर है जो रूल है, ग्रामर का रूल है, वो भी तो सीखना है। क्योंकि ग्रामर का रूल नहीं आएगा तो आप लिखेंगे कैसे, आप पढ़ेंगे। ये बात आपने, अब ये बात क्लियर हो गई कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अलग है और जो रूल है वो अलग है। पार्ट ऑफ स्पीच ये बताता है कि ये वर्ड है, इसकी मीनिंग यहाँ पर ये निकलनी चाहिए, और ये वर्ड है तो यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। और रूल ये बता रहा है कि यूज़ ग्रामर में आप कैसे करेंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, अगर सब्जेक्ट रखेंगे तो सब्जेक्ट क्या होता है, वो भी तो नाउन होगा ना। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी तो आपका नाउन ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर सब्जेक्ट होगा तो वो भी तो नाउन ही होगा, कोई भी काम कर रहा है तो वो नाउन ही कर रहा होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव या एक्टिव में कोई है सेटिंग, रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेटिंग है, तो वो भी एक ग्रामर का रूल है। ऐसे नहीं है कि बस आप कह रहे हैं कि यार मेन तो है, अगर आपको एक वर्ड की मीनिंग से आखिर तक एक रूल स्टेप बाय स्टेप बताया जाए तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप वर्ड सीखें तो उसके बाद तो फ्रेज सीखेंगे। ये देखो, ये ग्रामर का रूल है। और यहाँ पर इससे पहले ये भी एक होता है कि हम सीखते हैं कि क्लास और फ्रेज, क्लास एंड फ्रेज। ठीक है, क्लास एंड फ्रेज। और क्लास जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, वो प्रॉपर एक मीनिंग देता है। सब्जेक्ट, ये फ्रेज जो होता है वो दो वर्ड होते हैं, उसके साथ प्रीपोजिशन हो, सब्जेक्ट नहीं होता है इसका, ऑब्जेक्ट होता है इसमें। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है तो हमें उसे क्लास कहते हैं। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसे फ्रेज कहते हैं। हाँ, जब भी आप कोई भी सेंटेंस लिख लेते हैं कि आप ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी मीनिंग क्या होगी, अगर आपको ये पता होगा, पहले तो आपको ये पता होगा कि नाउन क्या है, वो वहाँ पर जो अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा, अगर इसको डिफाइन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब भी है यहाँ पर कोई, पहले तो ये हुआ। अब अगर नाउन तो ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है ना, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट में यूज़ हो सकता है, तो आपकी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ये तो आपका फ्रेज हुआ। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो ये तो आपका प्लस, ये तो फिर आपका सेंटेंस हो गई, वो क्लास हो गया। अगर क्लास हो गया, फॉर एग्जाम्पल find the application
इन द कोर्ट। आई का मतलब, अगर ये तो ये नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा। फाइल का मतलब वर्ब है। द का मतलब आर्टिकल है। एप्लीकेशन का नाउन है, ठीक है। ये इन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, कोड फिर नाउन है। अगर ये ग्रामर रूल के तहत आएगा तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो फिर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब। अगर ग्रामर रूल पे क्या आएंगे, ये इसको ऐसे लेके आएंगे तो ये होगा क्लास। द एप्लीकेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका यहाँ पर इसका क्लास हो गया। अगर इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं की जाए तो फिर भी ये तो क्लास तो होगी, क्योंकि माना मीनिंग तो दे रहा है। अगर ये एप्लीकेशन जी माना मीनिंग दे रही है इन द कोर्ट, ये क्या होगा, ग्रामर रूल था तो ये फ्रेज हो गया। प्रीपोजिशन प्लस द कोर्ट, ये नाउन है। ग्रामर रूल तहत ये क्या हुआ, ग्रामर रूल तहत ये तो फ्रेज हो गया, क्योंकि ये तो पूरी माना दे रहा है ना कि आई फाइल एप्लीकेशन। अगर ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब तो ये तो क्लास हो गया। अगर द एप्लीकेशन ये तो एक नाउन हो गया, नाउन इन द कोर्ट। और एप्लीकेशन जो फाइल की गई वो तो ये है ना, फाइल एप्लीकेशन, इसका ऑब्जेक्ट तो ये है ना फाइल का, और इसका ये भी ऑब्जेक्ट है इन द कोर्ट में फाइल की गई। हाँ, ये जो है ये क्लास नहीं है, ये फ्रेज हैं, ये फ्रेज हैं, और ये जो है ये क्लास है, ठीक है ना, ये क्लास है। अगर ग्रामर के रूल तक अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता होगा तो आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। फाइल क्या होगा, वर्ब होगा। और वर्ब तो हमने पढ़ के हैं, इसको तो कोई एडिशन कर ही नहीं रहा है, तो फिर इसका तो एडवर्ब नहीं होगा। द आर्टिकल है, एप्लीकेशन फिर नाउन हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया, कोड फिर नाउन हो गया। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा नाउन ही होता है ना, यहाँ पर नाउन है, और ये ऑब्जेक्ट इसका भी है, क्योंकि ये फाइल एप्लीकेशन हुई और कहाँ हुई, कोर्ट में हुई। ये देखो ना कितना इजी वे में आपको आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक सेंटेंस भी कंपेयर मिला, उसमें आपको क्लास भी मिले, उसमें आपको फ्रेज भी मिले, उसमें आपको स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ स्पीच का मिला, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर का भी मिला, रूल ऑफ ग्रामर का स्ट्रक्चर भी मिला। तो ग्रामर का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हुआ, पहले ऑब्जेक्ट वर्ब हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हुआ। अगर आप इसको क्लास पहले पहले तो देखो ना, क्लास और फ्रेज भी आपका इसमें स्ट्रक्चर मिल गया। तो फ्रेज क्या होता है, क्लास के लिए, ये प्रैक्टिकल क्लास है आपके लिए, तो आप इसको ईजी वे में समझ सकते हैं, ईजी वे में लिख सकते हैं, ईजी वे में जो है ना वो इसको डिफाइन कर सकते हैं आप। तो ये क्या हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको देखो ना एक इसी तरीके से समझ में आ गया होगा, पार्ट ऑफ स्पीच में आपको समझ में आ गया, और स्ट्रक्चर जो रूल ऑफ ग्रामर भी आपको समझ में आ गए, और जो है वो क्लास और फ्रेज भी उसके साथ आपको समझ में आई। हाँ, इसके बाद अगर ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर के तो जो है ना सेंटेंस और टेंसेस जो हैं वो ज़्यादा है, तो हर जो टेंस है उसका अब जो है ना यूज़ अलग अलग है, अलग अलग यूज़ हैं। अगर आप प्रेजेंट टेंस में तो फिर प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे तो उसकी अलग जो है वो साइन है। अगर आप पास्ट टेंस में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर ग्रामर का रूल है तो पहले आप प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अलग है क्योंकि ग्रामर का एक रूल है, और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखो ना, तो आपको यहाँ पर सब बातें ठीक और अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि पहले तो आप ये जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या थी। अगर उसके बाद आप ये समझ गए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसमें स्ट्रक्चर ग्रामर का है, तो फिर आप टेंस सीखेंगे।
अगर टेंस की बात आए तो अब बात प्रेजेंट की करें तो प्रेजेंट टेंस होगा। उस प्रेजेंट टेंस के there are four kinds of present tense. Of past tense, इसी तरह ही there are क्या है, there are four kinds of future tense। ठीक है ना, मैं आपको इजी वे में क्लियर कर रहा हूँ सारा ग्रामर के। आज के बाद आप जो है ना ग्रामर का स्ट्रक्चर आपके जहन में बैठ जाए। आज के बाद जो है ना आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकें। स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, सेंटेंस आप समझाएंगे तो ये तो आपका पहला मरहला है, उसमें पहले मरहले में आप क्लियर हो गए। फिर तो आपको पैसिव एक्टिव सिखाया जाएगा, अगर वो भी आपका क्लियर हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। फिर तो आप एक सेंटेंस बस ऐसे ही इंग्लिश बोलेंगे कि कोई फटाफट, कोई टेंशन ही नहीं हुआ। वैसे हम परेशान हो गए यार ये क्या हुआ, क्योंकि अब तक जो नाउन और प्रोनाउन जो सिखाए गए थे, पार्ट ऑफ स्पीच जो सिखाए गए हैं, वो तो मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अब जब वोकेब याद करेंगे, वोकेब को समझेंगे, और वोकेब को अगर आप अच्छी तरह समझ गए कि यार ये वर्ड है ये वो, अगर उसके बाद आप क्लास और फ्रेज सीखें, क्लास और फ्रेज का स्ट्रक्चर सीखें और रूल ऑफ ग्रामर सीखें, तो फिर तो आप टेंसेस हैं। टेंस एक तो सिंपल, एक तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होती है, उसके आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो उसके हेल्पिंग वर्ब हैं वो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि यार उसके हेल्पिंग वर्ब कौन है। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके हेल्पिंग वर्ब इन इंट्रोगेटिव गेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस you will use do and does है, टू एंड डज है। और इसमें जो नेगेटिव इंट्रो सिंपल पास्ट की बात करें, टू एंड डज प्रेजेंट में, नेगेटिव सेंटेंस में तो फिर टू एंड डज यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में, इन सेंटेंस और इन सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में यूज द डू एंड डस। अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव नहीं है तो फिर तो ईएस का है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है फिर तो ईएस का यूज होगा।
अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है तो फिर ईएस का यूज़ होगा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, आपको हम इजी वे में बताएंगे कि कैसे यूज़ होता है। और पास्ट जो टेंस है उसमें भी इस तरह होता है। पास्ट में इंट्रोगेटिव अगर आए कोई, अगर इंट्रोगेटिव जगह जो है ना, इन सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वो ईमेल यूज ऑफ डिड, अदरवाइज, second form, otherwise will use second form of verb. Otherwise will use second form of verb. Future में helping verb of future is will and shall. हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर इज विल एंड शैल। पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है इन सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, वी विल यूज ऑफ डिड, अदरवाइज वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड जो प्रेजेंट है देयर आर फोर हेल्पिंग वर्ब जो है इन हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, we will use the do and does, otherwise first form, otherwise first form and es first form थींदो, use of first form थींदो and use of es जो थींदो, first form थींदो and use of es जो थींदो। तो मुझे लगता है कि आपको ये इजी वे में बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वो जो इसके चार चार सेंटेंस हैं, उसके जो फोर काइंड हैं वो उस पर ही होगा। अब जो हमारा सेंटेंस है वो, अब जो हमारा लेक्चर हुआ सो एक सिंपल लेक्चर और बहुत इजी वे में हो गया। मैंने बहुत सेंटर जो है वो प्रोसीजर उसमें भी देखा है और कुछ बाहर से भी देखा, लेकिन मुझे जो समझ में आ गया और मुझे इजी वे में जो इजी वे लगा वो मुझे यही लगा कि अगर एक बात अगर देखो, अगर आप सोच लेते हैं कोई सेंटेंस, लेकिन उसमें भी आपको टेंशन नहीं होगा ना कि यार ये सेंटेंस कैसे बोले। अगर आपको ये बात है कि मैं जो काम कर रहा हूँ तो मैं तो नाउन में हूँ, अगर मैं वर्ब कर रहा हूँ तो वर्ब तो बाद में ही होगा, अगर बाद में होगा तो उसका मैं कोई एडिशन में वर्ड ले रहा हूँ तो वो एडवर्ब होगा, अगर मैं नाउन की तारीफ़ कर रहा हूँ तो वो एडजेक्टिव ही होगा, अगर मैं उस सेंटेंस को या उस फ्रेज़ को कनेक्ट कर रहा हूँ या वर्ड को तो प्रीपोजिशन होगा, अगर मैं फ्रेज़ क्लास और स्मॉल क्लास और स्मॉल सेंटेंस को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो फिर तो ये कंजक्शन ही होगा। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी और स्ट्रक्चर रूल ऑफ ग्रामर का भी आपको समझ में आया होगा। क्लास और फ्रेज़ का मैंने जो है ना वो आपको मना किया था कि याद मत करो, रट्टा मत लगाओ, बस सिर्फ आपको जो है ना ये समझना है। अगर आप समझ गए तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर कोई गलती हो गई है तो वो भी बताएं आप।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद।